नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और सीजेपी प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच आज फिर से मीटिंग होने वाली है। प्रदर्शनकारियों की ये मीटिंग जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वीडियो मैसेज के जरिए जेन-जी से डायरेक्ट संवाद किया है। और 24 घंटे में पीएम मोदी का ये दूसरा वीडियो मैसेज है। और इसके साथ ही गुरुवार को शेयर किए गए अपने वीडियो पर मिले रिस्पांस के लिए लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास करके जेन-जी को थैंक यू कहा है। वहीं पीएम मोदी के पहले वीडियो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को जो वीडियो मैसेज जारी किया था उसने सोशल मीडिया पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम मोदी के इस वीडियो को 24 घंटे में 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पीएम मोदी के वीडियो को 24 घंटे में इंस्टाग्राम पर 303 मिलियन व्यूज मिले हैं। गौरतलब है कि 24 घंटे से भी कम समय में पीएम मोदी ने दूसरी बार देश के जेन-जी से संवाद किया और इस बार भी उन्होंने वही वीडियो माध्यम चुना है जिसे माध्यम से आज के युवा सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, स्क्रॉल करना। शुक्रवार रात को करीब 11 बजे पीएम मोदी ने ये दूसरा वीडियो इंस्टाग्राम पर जेन-जी स्टाइल में शेयर किया और जिसमें उन्होंने गुरुवार को शेयर किए गए वीडियो पर जिस तरह रिस्पांस मिला उसके लिए जेन-जी को खास करके थैंक यू बोला है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि की है। ऐसे में होर्मुज जलडमरू मध्य के पास तेल टैंकर पर हमला बोला गया है और लगातार युद्ध को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मिसाइल हमले के बाद से जहाज में भीषण आग लग गई है और 28 भारतीय भी टैंकर पर सवार थे। ऐसे में होर्मुज जलडमरू पर लगातार युद्ध हो रहे हैं और भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास तेल टैंकर पर हमला हुआ है और मिसाइल हमले के बाद से जहाज में भीषण आग लग गई है और इसके साथ ही 28 भारतीय भी इस टैंकर पर सवार बताए जा रहे हैं। वहीं भारतीय दूतावास ने भी इस घटना की पुष्टि कर दी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में लगातार संघर्ष जारी है और इसी बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास से तेल के टैंकर पर हमला किया गया है। ऐसे में 28 भारतीय भी टैंकर पर सवार थे जिसके बाद से भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि की है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास टैंकर पर यह हमला हुआ है और जिसके बाद से टैंकर पर भीषण आग लग गई है और बताया जा रहा है कि इस टैंकर पर 28 भारतीय भी सवार थे। हालांकि किसी के हताहत होने की या फिर जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय दूतावास ने फिलहाल हमले की पुष्टि कर दी है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास की ये खबर है जहां पर लगातार बीते कई दिनों से हमले हो रहे हैं और अब तेल टैंकर पर हमला हुआ है और इस तेल टैंकर पर 28 भारतीय सवार बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटना को लेकर भारतीय दूतावास ने भी पुष्टि कर दी है और इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मिसाइल हमले पर जहाज से हमला हुआ है, तेल टैंकर पर यह हमला हुआ है और जिसके बाद से भारतीय दूतावास ने भी इस घटना की पुष्टि कर दी है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर संघर्ष जारी है और इस संघर्ष के बाद से अब लगातार भारतीय दूतावास ने भी इस घटना की पुष्टि कर दी है। वहीं होर्मुज जलडमरू मध्य के पास तेल टैंकर में ये भीषण हमला हुआ है और इसके बाद से भीषण हमले के बाद से टैंकर पर भीषण आग लगी है। वहीं भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि की है। टैंकर पर 28 यात्री बताए जा रहे हैं। भारतीय यात्री सवार थे 28 और इसके साथ ही मिसाइल हमले के बाद से जहाज में ये भीषण आग लगी है और 28 भारतीय भी टैंकर पर सवार बताए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने फिलहाल इस घटना की पुष्टि कर दी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मिसाइल हमले के बाद से टैंकर में ये आग लग गई है और इसके बाद से 28 भारतीय भी इसमें सवार बताए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने फिलहाल घटना को लेकर पुष्टि कर दी है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास की ये खबर बताई जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 28 भारतीय टैंकर पर सवार थे। वहीं मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग यानी कि जलडमरू मध्य पर एक बार फिर से
तेल के टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ है और हमले के बाद से जहाज में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। भारतीय दूतावास की जानकारी के मुताबिक टैंकर पर कुल 28 भारतीय नागरिक चालक दल के सदस्य के रूप में मौजूद थे। भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वो स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को लगातार संपर्क में है और सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हमले के तुरंत बाद ही बचाव अभियान शुरू किया गया और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की गई। फिलहाल किसी भी भारतीय के हताहत होने की अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है। होर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में इस हमले में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। वही खबर दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां पर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ गई है और इसके साथ ही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। उन्हें टाइफाइड होने के बाद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन, भीषण गर्मी, उमस और खराब मौसम के बीच उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी और इससे पहले भी अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वो तेज बुखार और शरीर में दर्द के बावजूद भी दर्द निवारक दवाओं का सहारा लेकर आंदोलन में मौजूद रहे। बता दें कि डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसी बीच जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और आंदोलन से जुड़े अन्य नेता छात्र प्रदर्शन की कमान संभाले हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक खुले में रहना, भीड़ और उमस, गर्मी और पर्याप्त आराम नहीं मिलने के कारण प्रदर्शनकारियों में वायरस संक्रमण, डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियों का मामला जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने प्रदर्शन स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत बताई है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं और आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। प्रशासन की ओर से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल अभिजीत दीपके की हालत पर डॉक्टर लगातार निगरानी रख रहे हैं और समर्थकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। वहीं आंदोलन स्तर पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज़ सुबह और शाम को आईवीज़ लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग थैंक यू टू ऑल and congratulations to you all for making this movement such a big success and I'm very sure अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नई पीढ़ी, परिवार और बदलते सामाजिक परिवेश को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दे दिया है। दिल्ली में आयोजित विश्व मंगलम सभा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समय बदल चुका है और आज के बच्चों को केवल आदेश देकर नहीं बल्कि संवाद और तर्क के माध्यम से समझाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले माता पिता की बात को बिना सवाल स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन आज की पीढ़ी हर बात का कारण जानना चाहती है। उन्होंने परिवार को बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए और उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और उनके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि घरों में बच्चों की जगह मोबाइल फोन ने ले लिया है और जिससे परिवारों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि घर में डिप्रेशन नहीं बल्कि डिस्कशन होना चाहिए और आदेश देने की वजह संवाद की संस्कृति विकसित करनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि माता पिता को खुद भी लगातार सीखते रहना चाहिए ताकि बच्चों के सवालों का सही जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि जहां बच्चे जीवन में कितने आगे बढ़ जाएं, ये विदेश क्यों नहीं चले जाते, उनका जुड़ाव अपनी परिवार से बना रहना चाहिए। ऐसे में परिवार की भूमिका केवल पालन पोषण तक सीमित नहीं है बल्कि संस्कार, विश्वास और संवाद के माध्यम से भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करना है। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले अपना पालन का जमाना था, हम जब छोटे थे तो माता जी ने कहा, पिताजी ने कहा मैं और भी बनूं, चुप यानी चुप सत्ता थी, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है
उनको कलर बताना पड़ता है, जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डरली कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हुई है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि फेस रिकनिंग सिस्टम यानी कि आरएफएफ तकनीक के माध्यम से प्रदर्शन स्थल पर आने वाले करीब 2500 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के अनुसार इन लोगों की पहचान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों का कहना है कि खुफिया सूचनाओं और सुरक्षा इनपुट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आने जाने वालों पर लगातार नजर रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए आधुनिक तकनीकी का भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे संगठन का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वो अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहे हैं। और इसी बीच राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजरें बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए है। नीट यूजी और सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च और सत्याग्रह का आयोजन किया है। पार्टी के आह्वान पर कार्यकर्ता, छात्र, युवा और अभिभावक बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग उठाई है। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं तक मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना आह्वान किया है। और इसके साथ ही लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं और युवाओं का परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ रहा है। पार्टी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। वहीं पार्टी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इतने बड़े विवादों की नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन पर रोक लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों का सरकार ने परीक्षा प्रणाली की पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर देश के कई हिस्सों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 18 प्रमुख स्टेशन लगातार चौथे दिन भी बंद रहे, जिससे लाखों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने निर्देश पर शनिवार सुबह 7:30 बजे से अगली सूचना तक दिल्ली के मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिए हैं। ऐसे में राजीव चौक, नई दिल्ली केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आरटीओ, सुप्रीम कोर्ट, जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, खान मार्केट और साथ ही कई ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जो फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेगा। हालांकि डीआरसीएम का कहना है कि ये फैसला पूरी तरह से सुरक्षित है और मेट्रो स्टेशन बंद रहने के कारण ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, छात्रों, कारोबारियों और रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाले वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना होगा। यात्रियों का कहना है कि जहां पहले मेट्रो से 30 से 40 रुपए में सफर पूरा हो जाता था, वहीं अब कैब और ऑटो पर 400 से 500 रुपए तक का खर्चा पड़ गया है। और इसके साथ ही लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र शिक्षा परीक्षा यानी कि टीईटी परीक्षा लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके साथ ही लंबे समय से फरार चल रहे और इस पूरे रैकेट का कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा बिहार के समस्तीपुर निवासी विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता पर आरोप है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक संगठन नेटवर्क के जरिए परीक्षा प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची और उससे जुड़े कई लोगों के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके साथ
साथ ही फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार उसकी तलाश में विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर रही थी। जांच के दौरान सामने आया था कि पेपर लीक नेटवर्क में कई राज्यों के लोगों की भूमिका जांच की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और यदि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के कथित बयान से जुड़ा एक एआई जनरेटर डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। पीयूष गोयल ने वायरल वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया और भ्रामक बताया है। इसके साथ ही उनका कहना है कि संसद परिसर के बाहर मीडिया से हुई उनकी वास्तविक बातचीत के साथ छेड़छाड़ करके वीडियो को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीयूष गोयल ने कहा है कि इस तरह के एआई तकनीक का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल लोकतांत्रिक संवाद और सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंचाता है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीबीआई की फैक्ट की चेकिंग के अनुसार वायरल वीडियो की फर्जी और एआई से तकनीक किया गया है और इसके साथ ही अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाई जाए। वहीं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दोषियों के पास से करोड़ों रुपए के सोने और डायमंड ज्वेलरी बरामद की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों यात्रियों की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में सोने के आभूषण और हीरे की ज्वेलरी मिली है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। जीआरपी अधिकारियों ने बरामद आभूषण को अपने कब्जे में ले लिया है और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इतनी बड़ी मात्रा में आभूषण कहां से लाए जा रहे हैं और इन्हें किस उद्देश्य से लाया जा रहा था, फिलहाल जांच किया जा रहा है। यात्रियों से आभूषण से जुड़े दस्तावेज और वैध स्वामित्व के प्रमाण भी मांगे गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार अब कार्रवाई करती हुई दिख रही है। यदि दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है और इसे देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं अब सरकार ने दिल्ली की शराब दुकानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अब वीकेंड पर शराब की दुकानें सिर्फ 8 बजे तक ही खुली रहेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जारी प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और वीकेंड खत्म होने तक दिल्ली भर में शराब की दुकानें आम समय से 2 घंटे पहले यानी कि रात 10 बजे के बजाय रात 8 बजे बंद कर दी जाएगी। ये फैसला गुरुवार को शराब की दुकानों के बिना किसी पूर्व सूचना के जल्दी बंद किए जाने के बाद लिया गया है और इससे कई ग्राहक हैरान रह गए थे क्योंकि बिना शराब खरीदे ही उन्हें लौटना पड़ा था। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि वीकेंड तक दुकानें अब रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। ये फैसला पुलिस ने मिली जानकारी के आधार पर लिया गया है जिसमें जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण बने हालातों का जिक्र किया गया था। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए डीएमआरसी ने आज 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है। मुख्य रूप से नई दिल्ली, राजीव चौक, मंडी हाउस समेत कुल 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है और अगले आदेश तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया है। बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर कई दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। सीजेपी के बैनर तले इकट्ठा हुए छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं बीते 20 जुलाई को सीजेपी की ओर से आयोजित संसद मार्च हिंसा भी हुआ था और जिसमें कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के जीजान और यनूबा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हुती समूह का कहना है कि हमलों का लक्ष्य ऊर्जा और सामरिक महत्व को ठिकाना था। उन्होंने सऊदी अमरीका से जुड़े प्रतिष्ठानों पर भी हमला बोला है, लेकिन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाल ही के दिनों में हुती विद्रोही ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इसके बाद से लाल सागर और बाबा अल मैदान क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी बीच सऊदी अरब ने यमन के हुती नियंत्रण प्रांत को हवाई हमले किया है, जिसके बाद से विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हालातों पर नजर बनाए हुए है और संयम बरतने की अपील की गई है। फिलहाल दोनों पक्षों के दावों और जवाबी कार्रवाई के बीच स्थिति बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने अपने पदकों का खाता खोल दिया है। भारत के पैरा पावरलिफ्ट झंडू कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के हीट वेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश को खेलों का पहला पदक दिलाया है। झंडू कुमार की ये उपलब्धि इसीलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने संघर्ष बेहद ही प्रेरणादायक रहा है। आर्थिक तंगी के बीच कभी उन्होंने सब्जियां बेचकर और ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का सहारा बने, लेकिन खेल के प्रति उनका जुनून कभी भी कम नहीं हुआ। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर दिया है। झंडू कुमार के कांस्य पदक के साथ ही भारतीय दल के कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पदकों का खाता खुल गया है, जिससे खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने प्रदर्शन को देश भर में सराहा भी जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी उन्हें बधाइयों देने का तांता लगा हुआ है। वहीं प्रतियोगिता के दूसरे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिलता जुलता रहा है और कुछ खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे हैं, जबकि कुछ पदक की दौड़ से बाहर हो गए। भारतीय दल को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और खिलाड़ी पदक जीतकर देश की झोली भरेंगे। झंडू कुमार की सफलता इस बात का उदाहरण है कि कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के दम पर भी किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उनकी ये उपलब्धि देश के लाखों युवाओं और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो लग रहा है कि हम मतलब क्या हम बता सकते हैं कि इतना खुशी है कि हम खुशी बयां नहीं कर सकते हैं आपके सामने। सबसे पहला फ़ोन किसको करेंगे? सबसे पहले हम अभी घर में फ़ोन करेंगे, मम्मी पापा को फ़ोन करेंगे। पता तो सबके हैं और हमारा गौतम भैया जो पहला हमारा साथी थे, जो उनका द रॉक स्टार में जो पहला हम बचपन से प्रैक्टिस किए हैं, 2020 से प्रैक्टिस किए उनसे, जो नेशनल लेवल पर वो हमने ला के हम आज खड़ा किए, वो आज जगल होंगे। उन्हीं से भी बात करेंगे, घर में बात करके उन्हीं से बात करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए ये मेडल? मैम, ये तो हमारा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना देश के लिए हमने मेडल लाए। बहुत अच्छा लगा हमें। अपना तिरंगा जब देखे तो हम बहुत खुश हैं। और ऐसा हमने 2025 में 2 जगह हम भी लाए हैं मेडल। अपना देश के लिए, हम अपना भारत के लिए, हम अपना बिहार के लिए बहुत मतलब कि मेडल लाए हैं। 2000 ब्रोंज मेडल लाए चाइना में, और एशिया चैम्पियनशिप यहाँ हो रहा था मैम थाईलैंड में, तो थाईलैंड में भी हम ब्रोंज मेडल लाए, अपना देश का तिरंगा लहराए। और जैसे अभी आपके आगे का आपका जब लिफ्ट चल रहा था तो आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? हमारा दिमाग में यही चल रहा था मैम कि बस हमको लिफ्ट करना है, जिसमें जितना जान लगा दें। और जो आखिरी वाला लिफ्ट था जो नहीं हो पाया, वो गिनीज रिकॉर्ड भी होता। हाँ मैम, वो थोड़ा सा क्या हुआ ना कि रैक में बच गया वो, तो थोड़ा सा वो। वहीं भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम की नज़र इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अजद बढ़ाने की होगी, जबकि मेजबान जिम्बाब्वे की टीम जो है सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है और उस जीत का सबसे बड़ा हीरो रहे 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में विस्फोटक अर्धशतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का दमदार परिचय दिया है। और अब एक बार फिर से सभी की निगाहें वैभव पर होगी, क्योंकि वो अपने आक्रामक बल्लेबाजी का सिलसिला दूसरे मुकाबले में भी जारी रख पाएंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर को अभिषेक शर्मा से भी तेज शुरुआत की उम्मीद होगी, जबकि मध्यक्रम में ईशान किशन और अन्य बल्लेबाज टीम को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। गेंदबाज विभाग में जो तेज गेंदबाज मयंक यादव और खास करके नजरें उन पर रहेंगी, जिन्होंने पहले मैच में अपनी रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से 2 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभाग में पहले मैच जैसे प्रदर्शन दोहराई जाना चाहिए। वहीं जिम्बाब्वे के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है, क्योंकि हार की स्थिति में वो सीरीज गंवा देंगे और ऐसे में रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद है, जहां पर युवा सितारों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी। वहीं देश भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और भारतीय मौसम
विभाग यानी कि आईएमडी ने कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मुंबई और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, गरज के साथ चमकने की भी तेज हवाएं चलने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून की गतिविधियां तेज हुई हैं, जिसका असर उत्तर पश्चिमी पर भी देखने को मिलेगा। गुजरात, कोंकण और गोवा में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली, एनसीआर में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के गतिविधियों का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। वहीं गुजरात में दक्षिण पश्चिमी मानसून की जोरदार बारिश ने राज्य के हालात खराब कर दिए हैं। राज्य में भारी बारिश के बाद से बिगड़ते हालातों को लेकर सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और गुरुवार को भारी बारिश के बाद से जलभराव हुआ और इसके चलते बड़े अपार्टमेंट में खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गई। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का रेस्क्यू करने के लिए भी हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि इन इलाकों में नाव का पहुंचना असंभव था। ऐसे ही कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर की मदद से बिजली के खंभे में फंसे एक युवक को भी बचाया गया। गुजरात के लिए अगले 24 घंटे काफी चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अहमदाबाद केंद्र ने 24 जुलाई के लिए अपने पूर्वोत्तर में बदलाव करने और साथ ही राज्य के 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी रखा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।